नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। भारत पर ट्रंप के पॉजिटिव बयानों ने सुधारा बाजार का सेंटीमेंट। निफ्टी करीब 80 पॉइंट चढ़कर 24,800 के ऊपर टिकने में कामयाब। बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से फिर मुनाफा वसूली। मिड कैप और स्मॉल कैप कर रहे हैं आउट परफॉर्म। अमेरिका से रिश्ते सुधारने की उम्मीद से ऑटो और ऑटो इंसुलेशन में आज जोरदार रफ्तार। 4% से ज्यादा उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना भारत फॉर्ज। साथ ही टाटा मोटर्स में भी 3% से ज्यादा का उछाल। आज का बिग स्टॉक समुदाय मदरसन भी 2% ऊपर। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट से स्टील शेयर चमके। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं वायदा का टॉप गेनर में शामिल है सेल। ब्रोकरेज के मुताबिक आगे डिमांड बढ़ने से कीमतों में बढ़ोतरी संभव। दूसरे मेटल शेयरों में भी मजबूती। कैपिटल मार्केट और रियल्टी शेयरों में आज अच्छी तेजी। दोनों इंडेक्सेस करीब 1% मजबूत। बीएसई वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं चुनिंदा एफएमसीजी, एनर्जी और सरकारी बैंकों में भी मजबूती कायम। और बाजार को पसंद नहीं आई जेपी एसोसिएट्स की वेदांता डील। शेयर करीब 2% नीचे। ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स का आपको क्रम बताते हैं। राजेश सातपुते और मानस जायसवाल पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ और सोमिल मेहता भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मोतीलाल ओसवाल एएमसी के प्रतीक अग्रवाल से मार्केट आउटलुक पर चर्चा करेंगे। साथ ही जीएम फाइनेंशियल्स के डायरेक्टर और रिसर्च हेड राहुल शर्मा भी मौजूद रहेंगे हमारे साथ शो में। तो पहले आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिक्कत मार्केट की वही हाइस पर ना टिक पाना। 24,850 पर बड़ी रेजिस्टेंस है। गए वहाँ तक ऑलमोस्ट, अब थोड़ा सा फिर वहाँ से फिसलते हुए और फिर से एक बार दिक्कत का कारण बना निफ्टी बैंक। देखिए आज का हाई देखिए आप, और 54,329 के हाई तक जाकर फिर फिसले। यहाँ पर दिक्कत। हालांकि आज मिड कैप और स्मॉल कैप का प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है। मिड कैप इंडेक्स करीब अब 2.5% ऊपर हो गया। स्मॉल कैप इंडेक्स उससे भी ज़्यादा ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन करीब 3:1 का। तो एक अच्छा मार्केट में एक एडवांस डिक्लाइन। आज का सबसे शानदार पॉकेट है ऑटोज़। एक बार ऑटो इंडेक्स देखिए आप, और फिर से टॉप गेनर्स में ऑटो स्टॉक शामिल हैं। ऑटो या ऑटो एंसिलरी, भारत फोर्ज, अशोक लीलैंड, सोना बीएलडब्ल्यू, टाटा मोटर्स, M&M। उसके बाद दूसरा बड़ा सेक्टर आज का मेटल्स, सेल, टाटा स्टील, JSPL। इन तीनों स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आपको दिखाई देगी। लूजर्स की अगर बात हो तो उसमें एम्बर एंटरप्राइजेस, PB फिनटेक और वेदांता। वीरू, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। बट याद रखिएगा, निफ्टी अभी भी मल्टीपल अटेम्प्ट लेता हुआ उस जोन को काटने का, और अभी तक बैंक निफ्टी का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। बट बैंक निफ्टी अब तक 54,200 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है। हमारा पैनल आपकी स्क्रीन पे, जिनसे करेंगे बातचीत। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमित सेठ और सोमिल मेहता जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, और राजेश सतपुते जी और मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सोमिल, 2 ट्रेड्स आपके क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा पहला पिक होगा HAL। ये मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इस समय सपोर्ट लेके एक छोटा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास भी चल रहा है। छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना है अर्ली चार्ट्स में। मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। HAL में स्टॉप लॉस रखें 4380। बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इस समय, और टारगेट रहेगा 4600 का, और इसके ऊपर भी डेफिनेटली जा सकता है। इन द मीडियम टर्म आउटलुक 4800 तक भी जा सकता है। दूसरा कॉल होगा कॉनकॉर पे। कॉनकॉर में एक अगेन एक छोटा सा कंसोलिडेशन है। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, विच इज अ ग्रेट साइन। यहाँ पर मुझे लगता है कि टारगेट ऊपर में 580 जा सकता है। 200 डेली मूविंग एवरेज 600 पर है, तो मुझे लगता है 600 तक भी जा सकता है। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म 580 का टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 535। ओके, चलिए ये हो गई सोमिल जी के पिक्स। अमित जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी, आपकी 2 ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, पहली पिक रहेगी ऑटो से अशोक लेलैंड में एक 52 वीक हाई का हम ब्रेकआउट देख रहे हैं।
RS चार्ट पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है ये एक पोजिशनल ब्रेकआउट है अशोक लेलैंड में। इसे बाय करें 132 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 145 के रहेंगे अशोक लेलैंड में। दूसरा ट्रेड रहेगा इंडियन होटल्स का। इंडियन होटल्स अगर हम देखें तो एक पुल बैक आया था 10, 20, 50 लेमा पे सपोर्ट लिया उसने, और वहीं से एक अच्छे पॉइंट से ये रिवर्सल दिखा रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 779 का प्राइस है, 772, 772 का स्टॉप लॉस रहेगा और 800 के टारगेट्स रहेंगे इंडियन होटल में। ओके, इंडियन होटल्स आज सुबह से होटल स्टॉक्स में अच्छे मूव आ रहे हैं। वो 11 का जिक्र किया था मैंने, लुक एट इंडियन होटल्स मॉर्निंग हाइज को फिर रिविजिट करता हुआ, दैट्स गुड। मानस आपके दो ट्रेड्स? तो देखिए, पहले तो बजाज ऑटो में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो हाई टॉप साइड बॉटम्स पहले से बन रहे थे, 2 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन आज रैली रिज्यूम हो गई है। तो बजाज ऑटो में खरीदारी करेंगे, 9140 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 9600 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो डालमिया भारत का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे है। वीकली चार्ट पे स्टॉक ने अपने 2023 के हाईज को ब्रीच किया है, तो ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी ब्रेकआउट है। तो डालमिया भारत में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 2414 का लगाना है और टारगेट आपको 2515 सेट करना है। ओके, चलिए, तो ये हो गई बात। अब मानस जी की तरफ से दो ट्रेड्स। राजेश जी, आपकी दो ट्रेड्स। मुझे देखिए, पहला ट्रेड होगा भारतीय एयरटेल। मुझे लगता है ये जो मॉर्निंग प्रॉफिट बुकिंग है, आई थिंक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो 1900 के आसपास सपोर्ट है। तो भारतीय एयरटेल इज अ बाय। स्टॉप लॉस रहेगा 1885 का और स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट आएगा 1940 से लेकर 1950। सेकंड बाय कॉल रहेगा, थोड़ा सा हाई बीटा है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, सम्मान कैपिटल। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई बीटा काउंटर है, स्विंग ट्रेडिंग का आप कह सकते हैं फेवरेट है। 141 चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, तो स्टॉप लॉस होगा 139 का और इसका स्विंग का टारगेट आएगा 148 टू 150। सम्मान कैपिटल एंड भारती। सम्मान कैपिटल इस समय एक आपके लिए ट्रेड। दूसरा कौन सा बोला राजेश जी? भारती भारती एंड सम्मान कैपिटल, यस। ठीक है, भारती एंड सम्मान कैपिटल, ये दो। मीनवाइल एक बार जरा आप निफ्टी आईटी दिखाएंगे मुझे एक बार, क्योंकि देखिए हम बार बार भले ही बैंक निफ्टी को ब्लेम करें वीकनेस के लिए, देखिए ये जो है ना, मेरे ये देखिए ये निफ्टी आईटी देखिए। अब आप आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट को वो जो डर है ना वो जेन्युइन है। अब जिस तरीके से फ्राइडे को भी निफ्टी आईटी कोलैप्स हुआ था, हालांकि उस पर सब क्लैरिफिकेशन आ गए थे। आज भी देखिए आप सुबह कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आई थी कि कॉल सेंटर शुड बी अमेरिकन अगेन, ऐसे मतलब ये थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ थोड़ा सा सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी रिकवर हो रहा है और मिड कैप में शानदार तेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। प्रतीक जी, ये मार्केट में जो फेज़ है पिछले कुछ समय का, जो कोई रैली चलने को टिकने को तैयार नहीं, अच्छी खबरों पर भी मार्केट नहीं चल रहा, सिर्फ एक ऑटो और एफएमसीजी को छोड़ दें, इसका कारण क्या आपके हिसाब से, और अब इस समय आपका क्या व्यू रहेगा? कारण एक्चुअली पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है। वी आर ऑल्सो कैपलिंग विद इट। जो आप कह रहे हैं वो सही है, लॉट ऑफ नाइस थिंग्स हैपनिंग एंड येट मार्केट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हमारा एक मार्केट है जो कि दुनिया के सारे मार्केट चल रहे हैं फिर भी नहीं चल रहा है। तो अगर ऐसे देखें तो शायद एक जो सेंटिमेंट पे मार पड़ती है, हर रोज बड़े लोग कंट्री के बारे में नेगेटिव बोलते हैं यूएस वाले, शायद उसका इम्पैक्ट है। पर अगर हम देखें तो एक साल में अर्निंग्स करीबन 8% से ऊपर गई हैं। मार्केट्स शायद अभी भी नेगेटिव में है, तो एक वैल्यूएशन की स्प्रिंग बिल्ट हो गई है। इसी दौरान 1% से आपकी रेगुलेटेड रेट कट्स भी हो गई हैं और तेल नीचे के स्तर पे है। तो ये जो कॉम्बो है ये एक्चुअली एक अच्छा कॉम्बो है फॉर रिस्क एसेट्स टू डू वेल। तो शायद ये वक्त की बात है। हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, वी आर प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक दैट थिंग्स विल लुक गुड गोइंग फॉरवर्ड। इसमें एक और भी चीज है, वो ये कि जब सेंटीमेंट इतनी अच्छी नहीं थी तो भी आईपीओस, पी सेल्स, क्यूआईपीस का एक जोर था।
तो काफी जो फोकस था वहां चला गया था, उसका भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो पड़ता है। बिल्कुल। इस समय सबसे बड़ी दिक्कत जो मार्केट की रही है वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स, प्रतीक जी। यहाँ पर आपका क्या व्यू है इस समय? फंड्स में क्या आप ऐड कर रहे हैं इन लेवल्स पर? नहीं, अगर आप हमारा फंड हाउस देखोगे तो वी आर अ ग्रोथ फोकस्ड फंड हाउस। तो जहाँ पे इंडेक्स से सिग्निफिकेंटली ज्यादा अर्निंग ग्रोथ कुछ सालों तक रहेगी, हम वहीं फोकस करते हैं। बैंक्स हमारे हिसाब से इंडेक्स के आसपास की ही अर्निंग ग्रोथ दे पाएंगे, और लार्ज आईटी भी एक ऐसा ही क्षेत्र है। तो अगर आप हमारे फंड कंस्ट्रक्ट्स में देखोगे तो ये दोनों स्पेसेस काफी कम मिलेंगी। इनफैक्ट अगर आप इंडेक्स ही देखो तो एक छोटा पार्ट ऑफ इंडेक्स 8-10% का होगा, कुछ रिटेल, कुछ कंज्यूमर टेक, जो हमारे फंड कंस्ट्रक्ट्स में मिलेगा। वरना हमारे कंस्ट्रक्ट जो हैं बहुत लार्ज ट्रैकिंग एरर्स वाले फंड कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि हम जो नैरो स्पेसेस जहाँ पे ग्रोथ इन अर्निंग्स एक दर्जा ज्यादा है वहीं फोकस करते हैं। अच्छा, प्रतीक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी आपने लार्ज कैप आईटी का जिक्र किया अपने इस वक्तव्य में, इस आंसर में। आईटी पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है सर? और अभी भी आपसे बात करते हुए आईटी इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। कैसे ट्रीट करना चाहिए लोग फुली इन्वेस्टेड जो हैं, वो कैसे अप्रोच करें अपने पोर्टफोलियो को? और क्या कुछ डाइवर्जेंस आपको नज़र आता है मिड कैप और आईटी और लार्ज कैप आईटी में? आपका झुकाव किस तरफ है? नहीं तो देखिए, वापस से बोलता हूँ, अलग लोगों की सोच अलग हो सकती है। हमारी सोच है कि मार्केट फॉलोज अर्निंग्स ग्रोथ, और अगर हम इंडेक्स को बीट करना चाहें, जो हर एक एक्टिव मैनेजर चाहता है, तो हमको वो स्पेसेस चाहिए जहां पे इंडेक्स की अर्निंग ग्रोथ से एक दर्जा ज्यादा ग्रोथ है और कई पीरियड तक आए, एक पीरियड नहीं। अब आप बताओ, लार्ज आईटी में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ग्रोथ की? 6 से 10% के बीच की होगी। इंडेक्स में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ही 10% से ज्यादा की है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे हाउस में आपको लार्ज कैप आईटी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और वो नहीं मिलेगा। इट्स ऑफ सम रिस्क कंट्रोल कि वो इंडेक्स में बड़ा पार्ट है तो किसी ने रखा है तो रखा है, या लार्ज कैप फंड। बट बाय एंड लार्ज जहाँ पे मैनेजर के पास चॉइस है, हमारे फंड हाउस में आपको लार्ज कैप आईटी इस वजह से नहीं मिलेगा। वैल्यू वालों का अलग थॉट हो सकता है, वो रख सकते हैं। हमारे यहाँ वैसे ही इसी थॉट पे आगे जाएंगे तो मिड आईटी, मे बी स्मॉल आईटी, जहां पे अर्निंग ग्रोथ एक दर्जा ज्यादा है, क्योंकि शायद कंपनियों का साइज छोटा है, क्योंकि शायद उन स्पेसेस में है जहां पे टेलविंड्स हैं, ट्रैवल टूरिज्म हो गया, ऑटोज हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो उन कंपनियों में हमारा निवेश है, पर इंडेक्स के वेटेज से काफी कम। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई आईटी की, लार्ज कैप आईटी की। अच्छा, एक दो थीम जो इस वक्त बहुत ही चल रही हैं प्रतीक जी, उसमें मेटल्स ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस में अच्छा करते हुए बहुत सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे भी आज हिट कर रहे थे। वो जो बीच में बात ये आई थी लास्ट वीक कि भाई चाइना अपने मेटल्स प्रोडक्शन को स्लो डाउन करेगा, वो एक इंडियन मेटल्स को थ्रस्ट दे रहे थे लास्ट वीक भी, और वो अभी स्क्रीन पे विजिबल है। कमोडिटीज में, इस सिक्लिकल स्पेस में मेटल्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? तो अगर आप हमारे हाउस को ट्रैक करो, ओवर लास्ट 2.5 years मेटल्स में हमारा निवेश जीरो रहा है। कि इसमें आए दिन दूसरों की बातों से आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना पड़ता है। अगर चाइना आके कुछ बोल दे तो उसका रुख चेंज हो जाता है, कुछ और बोल दे तो कोई और रुख बन जाता है। ओवरऑल आप जो भी समा है ग्लोबली, आप ग्रोथ एक्सेलरेशन की बातें नहीं करते हो, आप सेम ग्रोथ या मे बी लोअर ग्रोथ की बातें करते हो, तो उसमें कमोडिटीज पे पॉजिटिव फंडामेंटल व्यू बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कौन कितनी कटौती करेगा प्रोडक्शन में वो किसी एक कंट्री के ही हाथ में है। सो यू कैन कीप फॉलोइंग इट, पर
मतलब चूंकि अंडरलाइन प्राइस ही इतना ज्यादा वोलेटाइल है और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के आसपास ही रहती है, तो जो हमारी ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टिंग है उसमें ये फिट नहीं आता है। तो इसलिए मैंने पिछले आंसर में ही बताया कि प्राय 90% पार्ट जो एक इंडेक्स में होता है, वो जो हमको चाहिए साइजेबल ग्रोथ मोर देन इंडेक्स और कई पीरियड्स की, नॉट वन पीरियड, वो नहीं मिलती। तो हमारे फंड में इंडेक्स 5 से 10% का ही मिलता है। एक हमारा लार्ज कैप फंड छोड़ दें, बाकी बहुत कम मिलता है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, न्यू एज स्टॉक्स पर काफ़ी बुलिश रहे हैं आप, मतलब मोतीलाल ओसवाल एज अ हाउस, जोमेटो, इटर्नल, स्विगी में अच्छे मूव्स रहे। मोतीलाल ओसवाल ने तो अनलिस्टेड जेप्टो में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं। ये स्पेस क्या आगे इससे ज़्यादा बड़ी, मतलब कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है इन लेवल से? सो ये स्पेस जो है इसमें वापस उसी पे जाते हैं कि अर्निंग ग्रोथ कितने साल तक रहेगी, क्या वो इंडेक्स से ज्यादा रहेगी? हमको लगता है रहेगी। तो इस स्पेस में आपने 2-3 नाम लिए, वो हमारे हाउस में, उसके अलावा भी कुछ नाम है जो हमारे हाउस में है, जिस मैनेजर को जो अच्छा लगे। बट ये स्पेस आपको हमारे प्राय हर फंड में अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगी। कंज्यूमर टेक छोड़ दीजिए, फिनटेक भी ऐड कर लीजिए। सो जो हम कहते हैं प्लेटफॉर्म कंपनी जो कि ग्रोथ के साथ एक नॉन लीनियर आउटकम दे पाए ऑन प्रॉफिट्स, इज समथिंग दैट वी लाइक, और वो हमारे प्राय हर फंड कंस्ट्रक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, शुक्रिया प्रतीक जी, बहुत बहुत आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए इन सब टॉपिक्स पर। आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं आज के एक टॉप गेनर्स में से शामिल संवर्धन मदरसन की। क्यों है ब्रोकरेज पॉजिटिव, इस पर आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखिए, कंपनी ने 5 साल का ग्रोथ प्लान रखा है और इस 7th टाइम ऐसा जब लगातार कंपनी अपने 5 साल आगे का प्लान रखती है। लेकिन पिछले 5 साल का पहले रिकैप देख लेते हैं। कंपनी ने बताया कि इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, तकरीबन 2.5 गुने की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और पिछले 5 साल में कंपनी ने 23 एक्विजिशन किए हैं। डाइवर्सिफाई करने का जो इनका लक्ष्य था, एक पिछले 5 साल पहले काफ़ी बड़ा ओवरहैंग था कि एक ही कस्टमर से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आती है, तो वो अगर आप देखें तो सिंगल कस्टमर से अब आय 10% से कम हो चुकी है। 40 से ज़्यादा नए क्लाइंट इन्होंने अपने लिस्ट में शामिल किए पिछले 5 साल में। और साथ में अगर आप देखें तो नॉन ऑटो सेगमेंट्स में भी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है, जिसमें एरोस्पेस है, लॉजिस्टिक्स है, हेल्थ और मेडिकल है। यहाँ पर तकरीबन छोटे बेस के चलते 8 गुने की बढ़त देखने को मिली। लेकिन बाजार की नज़रें टिकी हुई हैं और 2.5% की तेज़ी भी इसके लिए देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर कि अगले 5 साल अगर आप देखें तो काफ़ी ग्रोथ वाले हो सकते हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो इनका रेवेन्यू का टारगेट है ये बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में। $108 बिलियन ग्रॉस रेवेन्यू का ये लक्ष्य यहाँ पर लगाकर चल रहा है, यानी मल्टीफोल्ड ग्रोथ आपको कंपनी की टॉप लाइन में देखने को मिल सकती है। ग्रुप लेवल पर जो ROCE का टारगेट है ये 40% का है, जो कि पिछले 5 साल के टारगेट से काफ़ी ज़्यादा 18% था जब इन्होंने प्रीवियस ईयर्स में रखा था। इसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी ग्राहक, किसी भी देश, किसी भी प्रोडक्ट से अब इनका लक्ष्य है कि रेवेन्यू में 10% से ज़्यादा का योगदान यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और डिविडेंड पे आउट के लिए कंसोलिडेटेड लेवल पर इन्होंने 40% का टारगेट यहाँ पर रखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो नॉन ऑटो बिजनेस है यहाँ पर लगातार फोकस बना हुआ है। जो इनकी एरोस्पेस सेगमेंट है जिसमें $1 बिलियन की ऑर्डर बुक है और अगले 5 साल में फोरकास्ट करिए कंपनी की 2.5 गुने की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लांट है FY27 से शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर तकरीबन 2600 करोड़ का इन्होंने केपेक्स किया हुआ है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है प्लान। और टारगेट यहाँ पर दिए जेफरीज ने 110 के, नोवामा का भी टारगेट अगर आप देखें तो सिमिलर है 110 रुपये के आसपास का। और साथ में अगर आप देखें तो इनक्रेड की तरफ से जो टारगेट है वो है सबसे ज़्यादा 117 रुपये। चलिए, शुक्रिया आशीष। ये समय संवर्धन मदरसन पर एक लिंक। अब आगे बढ़ते हैं। JM फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। वो जो आपने शानदार वीकेंड पे रिसर्च डाली थी, आज सुबह मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर बात की थी, एक बार वो चार्ट वापस दिखाइए। तो बताइए आपकी स्टडी क्या कहती है, ये क्या हर बार सही होती है? देखिए अगर हिस्ट्री हम देखें तो पिछले 25 सालों में 3 बार ऐसा हुआ है कि जब निफ्टी और गोल्ड का जो रेशियो चार्ट है, मतलब आप निफ्टी डिवाइडेड गोल्ड भी कर सकते हैं, निफ्टी इन USD टर्म्स बाय गोल्ड भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में जब भी ये रेशियो इतना ओवरसोल्ड हुआ है,
आने वाले 28 महीनों में एवरेज रिटर्न हैज बीन 125%। सो कहीं ना कहीं जो एक एसेट क्लास पे जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमें लगता है कि ये एक रिवर्सल पर है। अब ये रेशियो एनालिसिस है, यानी कि दो पार्टनर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही आउटकम हो कि निफ्टी यहाँ पर बॉटम कर जाए और गोल्ड यहाँ पर टॉप आउट कर जाए। थ्री केसेस पॉसिबल, या तो यहाँ पर निफ्टी साइडवेज हो जाए, गोल्ड में करेक्शन शुरू हो जाए, केस वन। केस टू अदर वे अराउंड की आपका जो निफ्टी चलना चालू कर जाए, गोल्ड साइडवेज हो जाए। और केस थ्री ये कि जो हमने एक्सपेक्ट जो जो आइडियली रेशियो चार्ट में एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर ही गोल्ड का टॉप आउट हो जाए और निफ्टी यहाँ से बॉटम आउट होकर चलना चालू कर दे। तो ओवरऑल ये व्यू सितंबर महीने के लिए हमें लगता है कि इस महीने में जो ये खास करके गोल्ड और इक्विटी का जो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव है, खास करके हमारे मार्केट से काफी अट्रैक्टिव है। फंडामेंटल रीजंस है इसमें, हमने बड़े बड़े रिफॉर्म्स देखे, रेट कट्स देखे, मॉनसून सीजन बहुत बढ़िया है, फेस्टिव सीजन अहेड है। कहीं ना कहीं ये जो बड़े रिफॉर्म्स है, खास करके जो जीएसटी का रिफॉर्म है जो तकरीबन 48,000 करोड़ एक्स्ट्रा पैसा डालेगा, जो हमारे 12 लाख एंड बिलो के 78 करोड़ पॉपुलेशन है उनकी जेबों में, ये कहीं ना कहीं इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। वो इन्वेस्ट करेंगे, वो या फिर स्पेंड करेंगे इस पैसे को, कहीं ना कहीं वो पैसा घूम के आएगा और मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम करेगा। तो हमें लगता है शॉर्ट टर्म में ये फंडामेंटल्स को मार्केट इग्नोर कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी कि 2 ईयर एंड प्लस में ये जो फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, ये कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट लाते हुए दिखेंगे। और जो हिसाब से ओवरऑल 13 साल की जो लोएस्ट इक्विटी ओनरशिप है एफआईएस की, लेस देन 16% प्लस जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जिसको हम काफी दिनों से, हफ्तों से इतना ओवरसोल्ड देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मिक्स है। एक्सट्रीम्स जो होते हैं इजी नहीं होते मार्केट के अंदर रिवर्सल रेट करना, लेकिन ब्रॉडली हमें लगता है कि यहाँ पर ये कॉल लेने जैसा है कि आप इक्विटी में ओवरवेट जाए और गोल्ड में यहाँ पर कहीं ना कहीं आप थोड़ा प्रॉफिट्स बुक करें, अंडरवेट जाए, और ये जो एक आपका पैसा है आप ट्रांसफर करके, यानी कि एलोकेशन आपका रिवाइज करके यहाँ पर चल सकते हैं। ओके, थोड़ा सा एसेट एलोकेशन में आपके थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। ये राहुल जी के मुताबिक गोल्ड को थोड़ा सा अगर आप देखें कैश में कन्वर्ट करें, एंड आपका वेटेज जो है वो इक्विटी की तरफ ज़्यादा होना चाहिए ना। इंडेक्स टू इंडेक्स कंपैरिजन करते हैं राहुल जी। निफ्टी आईटी स्टिल एट डे लो का मतलब ये भी है कि ये अप्रैल से लेकर अब तक की सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। बट इस बार एक डिफरेंशियल बैंक निफ्टी और निफ्टी में परसिस्ट कर रहा है। मतलब इस प्राइस पे आई थिंक 24,830 मोटा मोटी निफ्टी इज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। लास्ट जो एवरेज था 50, बट अभी भी बैंक निफ्टी उस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के नहीं आया है। इस डिफरेंशियल को आप रीड कैसे कर रहे हैं? आई मीन बैंक्स वर्सेस रेस्ट ऑफ निफ्टी स्टॉक्स, इसको आप कैसे प्ले कर रहे हैं इस वक्त? या बिल्कुल, बैंक्स एक बड़ा ड्रैग है निफ्टी के ऊपर। आई थिंक बैंक निफ्टी यहाँ पर पार्टिसिपेट सिमिलरली कर लेता निफ्टी जितना, तो शायद निफ्टी 25,000 पे होता। सो कहीं ना कहीं ये ड्रैग जरूर है, और ये ड्रैग कब निकलेगा आई थिंक टाइम विल टेल। काफी सारे शॉर्ट पोजीशंस भी है बैंकिंग इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पर आई थिंक जो एक पॉइंट है मार्केट के अंदर अभी तक आया नहीं है। शायद 25,200 के ऊपर हमें डिसाइसिव शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर देखने को मिले, तब तक आई थिंक ये मार्केट ब्रॉडली रेंज बाउंड होता हुआ प्ले आउट कर सकता है। लेकिन दो सेक्टर्स है जो पूरा जो एक तरह से मार्केट का जो ट्रेंड है उसे बक करके चल रहे हैं। एक तो जब से जीएसटी वाली बात आई, जब से ऑटो सेक्टर ने टेक ऑफ किया हुआ है, और साथ में लास्ट वीक मेटल इंडेक्स ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मेटल्स काफी मजबूत ट्रेड कर रहे हैं। आज के सेशन में भी जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स मेटल्स के नाम है, और हमें लगता है कि मेटल्स के अंदर अभी भी जो एक तरह से अपसाइड है वो बाकी है। खास करके एक सेटअप हमें पसंद है, हिंदुस्तान जिंक में एक अच्छा बेस बन चुका है 415 445 के रेंज में। कॉपर प्राइसेस काफी बड़े हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कैचअप रैली देखने को मिलेगा। तकरीबन 500 रुपए तक के टारगेट्स हमें लगता है कि आने वाले एक महीने में हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल सकते हैं। तो एज ए डिलीवरी आप इसे बाय करके चल सकते हैं, और हमें लगता है कि मेटल सेक्टर में जो मोमेंटम है इसे प्ले करने के लिए ये एक स्टॉक यहाँ पर कारगर साबित हो सकता है। ओके, मेटल क्षेत्रों में आप पॉजिटिव हैं, खासतौर से हिंदुस्तान जिंक आपके लिए एक अच्छा पिक यहाँ पर इस समय हो सकता है। राहुल जी, ये कैपिटल मार्केट से जुड़े जो स्टॉक्स हैं, बीएसई, एंजल वन, इनमें कहीं कुछ बॉटम फॉर्मेशन के साइंस हैं क्या, और यहाँ पर आपका कोई प्रेफर्ड आइडिया है क्या? जी हाँ, देखिए सबसे बड़ा जो इसमें मैं मानूंगा कि बीएससी का जो सेटअप है
काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है पिछले 3-4 सेशन में। 20 दिन का मूविंग एवरेज निकाला है। पिछले वीक वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे और कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी थी वो पूरी प्राइस इन हो गई है मुझे लगता है अभी। और अभी मुझे लगता है कि अगला जो पड़ाव है बीएससी में तकरीबन 2500 रुपए तक का हो सकता है। तो आज का डे लो का स्टॉप लॉस लगाकर बाय करके चल सकते हैं। 20 डे ईएमए का क्रॉसओवर आज ही के सेशन में यहाँ पर देखने को मिला है। और ओवरऑल हमें लगता है कि एक बार बीएससी में मोमेंटम चालू होता है तब आप टियर 2 स्टॉक्स यानी एंजल वन या फिर जो बाकी ब्रोकिंग स्टॉक्स है उनमें आप फोकस करके चल सकते हैं। बट आई थिंक यहाँ पर एक्सचेंज के साथ आप शुरुआत करके चल सकते हैं। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात थैंक यू करने के अनुज, लिए। थैंक यू। तो ये सब मार्केट का टेक्निकल व्यू। निफ्टी 24,800 तो वो जोन जो है ना 800 से 850 का क्लियरली वो टफ है मार्केट के लिए। ऐसा भी नहीं कि मार्केट कोलैप्स कर रहा है, होल्ड कर रहा है उस लेवल को। दिक्कत बैंक निफ्टी और आईटी दोनों आज मार्केट के लिए, लेकिन मिड कैप में अच्छा मोमेंटम है। करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर इस समय आपको मिड कैप मार्केट मिड कैप इंडेक्स दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी शानदार है। आपके काफ़ी सवाल होंगे। श्रेया और कंचन आ चुके हैं स्टूडियो में और सवाल जवाब का शुरुआत करने के लिए। कैसा रहा वीकेंड गणपति? बहुत अच्छा रहा सर। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा गणपति विसर्जन का मुंबई में, बहुत अच्छा लगा। कंचन के लिए दूसरा था, है ना? चलिए, तो इस डिवाइन नोट पर इस शो को ख़त्म करेंगे और इसके बाद कंचन और श्रेया लेकर आएंगे आपके लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।